Once again, I welcome all to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year, in the subject Business Law, व्यवसायिक संनियम के विषय में we will be unlocking a very important topic जिसे हम जानते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के नाम से. Okay, as we all know, for the payment of any kind of purchases या sales, परचेज और सेल्स में किसी भी दो पार्टीज के बीच में जो भी पेमेंट आप करते हैं या कोई भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन करता है, उसमें आप देखिए कि आप किसका यूसेज करते हैं. या तो कैश अगर अमाउंट स्मॉल है, और अमाउंट अगर आपका बल्क में है, अ लार्ज अमाउंट है, तो आप यूज करते हैं चेक्स का पेमेंट. और साथ ही साथ फिर आजकल मॉडर्न एरा में हमारे पास में बैंकिंग के टर्म्स कुछ आ गए हैं, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और साथ ही साथ आपका आरटीजीएस. ठीक है. सो ये देखिए क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारे कोर्स मटेरियल में दिया हुआ है वो है आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक. क्लियर. चेक हमारे लिए एक माध्यम है पेमेंट्स के लिए किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में. बट क्रॉसिंग ऑफ चेक मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 of Negotiable Instruments Act 1881. ठीक है. धारा कौन सी है हमारी? 123. अब ये सेक्शन के साथ में एक एक्ट भी होना जरूरी है, तो वो एक्ट कौन सा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. ठीक है. सो ये जो हमारा सेक्शन है ये दर्शाता है कि साहब क्रॉसिंग का मतलब ये हो गया ड्रॉइंग across the face of check to parallel lines. आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं चेक के फेस पर. ठीक है. सच एज फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा, ये आपका चेक है. ठीक है. अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक, यहां पर मैंने ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी. ये हमारे लिए कहलाता है क्या? क्रॉसिंग ऑफ चेक. क्लियर. हमारे लिए ये क्रॉसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई? बिकॉज यहां पर क्या है कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं हमारे बैंकर को टू पे द अमाउंट इन पार्टीज अकाउंट, नॉट अक्रॉस दी काउंटर. चेक का पेमेंट हमेशा आप अकाउंट में करवाएंगे. ठीक है. वाई? बिकॉज ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में कहा गया है कि साहब क्रॉसिंग ऑफ चेक में ये हो जाता है कि आप पेमेंट अक्रॉस दी काउंटर नहीं करेंगे. बैंक के काउंटर पर आपने चेक दिया और पेमेंट कैश करवा लिया, नो. ठीक है. जब आप क्रॉसिंग ऑफ चेक देखते हैं तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर अधिनियम में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में, क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब यह होता है टू गिव डायरेक्शन टू बैंकर. जो हमारा बैंकर है किसी भी XYZ बैंक का, मे बी इट अ कमर्शियल बैंक यानी सरकारी बैंक, या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बैंक हो, हम डायरेक्शन दे रहे हैं उस निर्धारित बैंकर को कि साहब आप तो पेमेंट इसके अकाउंट में करेंगे. कब? जब हम क्रॉसिंग करते हैं. ठीक है. वाई इज इट इंपॉर्टेंट? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. ठीक है. यानी ये किस लिए किया जाता है? वाई? इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप ये कह सकते हैं, टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज जो है हमारे बिजनेस में, एक हमारा पेयर और दूसरा आपका हो गया पेई. ठीक है. पेई यानी जो पेमेंट कर रहा है, पेयर यानी कि जिसको हमने करना है. आप देखिए दोनों पार्टीज है हमारे पास, ए भी है और बी भी है. जाहिर सी बात है एक पेमेंट करेगा और दूसरे को पेमेंट प्राप्त करना होता है. आप ए से बी को भी कर सकते हैं या बी भी ए को पेमेंट कर सकता है. इन दोनों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है,
जिस बैंकिंग सेक्टर या आप कह लीजिए कमर्शियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो कहलाता है आपका सेफगार्ड द इंटरेस्ट। आप एक प्रकार से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये प्रोटेक्शन पेमेंट से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है किसी भी रॉन्ग पार्टीज को ये पेमेंट नहीं हो सकती। या गलती से अगर वो चेक, मैं अगर वो बिजनेसमैन हूं, मुझे पेमेंट करना उस रॉ मटेरियल वाले को जिससे मैंने बल्क में कच्चा माल खरीदा था, रॉ मटेरियल। अब साहब मैंने खरीदा माल मिस्टर XYZ से और मैंने गलती से चेक तो बनाया XYZ के नाम का, लेकिन मैंने पेमेंट वो किसको दे दिया, वो चेक किसको दे दिया, मिस्टर PQR को। तो क्या मिस्टर PQR जाकर के XYZ का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं? नो। इसीलिए हम क्रॉसिंग ऑफ चेक का यूसेज करते हैं। वाई? ओनली एंड ओनली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, यानी कि पेमेंट देखिए बिजनेस में हमेशा रहता है आपके बल्क में। मे बी इट इज अ स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, MNC, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आपका पेमेंट जब होता है तो आपका बल्क फॉर्म में होगा। उस पेमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए दोनों पार्टीज को, ए को भी और बी को भी, ठीक है। और इसके लिए हमने क्रॉसिंग ऑफ चेक का यूसेज किया। अब साहब आप तो ये मान लें कि ये पेमेंट चेक का हो रहा है और यहां पर हो रही है क्रॉसिंग। अब ये क्रॉसिंग कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले होती है आपकी जनरल क्रॉसिंग और दूसरी होती है आपकी स्पेशल क्रॉसिंग। यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं इसके टाइप्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे दो प्रकार से क्रॉसिंग होती है। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, ये जो जनरल क्रॉसिंग है, ये जनरल क्रॉसिंग की जाती है कि सिंपली आप ए ने बी को पेमेंट करना है, ए ने चेक प्रिपेयर किया, उस चेक लीफ पर, यानी ये जो पर्टिकुलर चेक है चेकबुक से जो मैंने निकाला इसे चेक लीफ कहते हैं, इस चेक लीफ पर मैंने जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी डू एंड शो इट टू यू, ठीक है, ये मैंने कर दिया और यहां पे मैं लिखता हूं अकाउंट पे ओनली। यानी कि ये जो मैंने क्रॉसिंग की इस पे मैंने क्या लिख दिया, अकाउंट पे। अकाउंट पे मतलब ये चेक का जो पेमेंट होगा, जो अमाउंट का होगा, फॉर एग्जांपल ये 20,000 रुपए का चेक मैंने बना के दिया। अब ये 20,000 रुपए का जो पेमेंट है ये पार्टी बी के सीधे खाते में जाना चाहिए, अकाउंट में, ना कि पार्टी बी उस चेक को ले जाए बैंक के काउंटर पर और उसे एनकैश करवा ले। एनकैशिंग नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर यहां क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मींस सीधे आपने डायरेक्शन दे दिया कि साहब ये तो पेमेंट इनके खाते में आपको पहुंचाना है। क्लियर? सो इससे क्या हो गया कि देखिए ये हो गया, ठीक है। सो ये तो हो गया एक प्रकार की आपकी जनरल क्रॉसिंग, ठीक है। ये एक तो चेक के फेस पर किया जाता है और दूसरा आपने देखा होगा कभी कभार यहां पर भी कर दिया जाता है और इसमें लिख दिया जाता है अकाउंट पे, ठीक है, यहां साइड में भी। तो ये जो दोनों आपने टाइप्स देख लिए, ये किसके हैं प्रकार, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जनरल क्रॉसिंग के, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरी टाइप की क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। ये जो आपकी स्पेशल क्रॉसिंग है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर आपने ये क्रॉसिंग की, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, किसी भी फलाना, ये मैंने डैश डैश कर दिया एंड कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का नाम लिखा मैंने और यहां पर मैं लिखता हूं PNB। अब ये PNB का मतलब क्या हो गया, पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि इस स्पेशल क्रॉसिंग में मैंने दो इंफॉर्मेशन दी है उस चेक में। सबसे पहला तो किसी भी XYZ व्यक्ति को ना दे करके मैंने सीधे बैंक को डायरेक्शन दे दिया कि साहब आप तो जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें इस पैरेलल क्रॉसिंग में मैंने दो चीजें मेंशन की, एंड कंपनी, यानी ये डॉट डॉट्स किसी भी XYZ कंपनी का हो गया, उस पार्टी की कंपनी का नाम मैं दे दूंगा सबसे पहले तो, और दूसरा मैंने दे दिया PNB।
पीएनबी यानी कि अब उस चेक में, मेरा चेक देखिए जो मैंने चेकलीफ दी है वो किसी भी बैंक की हो सकती है, स्टेट बैंक या किसी भी XYZ कमर्शियल बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक का। मेन होता है कि मैंने जिस पार्टी के लिए वो चेक तैयार किया है उस पार्टी की कंपनी का नाम, और मैंने यहां पे लिख दिया पीएनबी, यानी अब ये सीधे से एक डायरेक्शन मिल गया बैंकर को कि भाई उसने पेमेंट पार्टी के, यानी बी ले लीजिए, मैं ए हूं, सामने पार्टी बी है, बी के कौन से अकाउंट में, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में। क्लियर? ये इसे किसी भी पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ के किसी और बैंक के जिसमें बी का अकाउंट अगर मान लीजिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका एक ही जगह अकाउंट हो, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब वो लेके चल जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर वो एनकैश नहीं करवा सकता। व्हाई? क्योंकि मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पीएनबी, अब पीएनबी इट स्टैंड्स फॉर पंजाब नेशनल बैंक। So it is a very clear direction given to the banker that they have to make the payment for this company in the account of Punjab National Bank. ठीक है, मैंने बैंक भी बता दी, यानी इस पार्टी के इसी खाते में ये पेमेंट जाएगा और किसी भी अकाउंट में नहीं जा सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर, व्हाट इफ द चेक गॉट्स लॉस्ट, डैमेज्ड या टीयर्ड ऑफ। लॉस यानी हो गया, डैमेज यानी उसे आपने किसी प्रकार की कहीं से डैमेज हो गया वो, और टीयर्ड ऑफ यानी कहीं से वो अगर फट जाता है। इस केस में चेक डिस्ट्रॉय नहीं हो गया, आप उस चेक को बैंकर के पास लेकर के जाते हैं, यानी जिस भी पार्टी के लिए मैंने बना के रखा है, एक कवरिंग लेटर मैं लिखता हूं। कवरिंग लेटर मींस एन एप्लीकेशन व्हिच विल बी सपोर्टिंग दैट स्पेसिफाइड चेक। उस चेक के साथ में मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूं जो कि कवरिंग लेटर कहलाता है कमर्शियल लैंग्वेज में। और उस कवरिंग लेटर और उस चेक को जो कि लॉस डैमेज हो गया था, या कह लीजिए कुछ समय बाद मुझे मिला लॉस हो जाने के बाद, खो जाने के बाद, या टीयर्ड ऑफ हो गया फट जाने के बाद, मैं अब उस चेक को एक कवरिंग लेटर के साथ अटैच करके उस पार्टी को दे देता हूं, या वो पार्टी खुद ही अगर उसने लॉस डैमेज या टीयर्ड ऑफ किया हो गलती से बाय मिस्टेक, तो वो एक कवरिंग लेटर बनाएगी और उसको ले जाकर के अपने बैंकर के पास ले जाएगी। ये बैंकर का कर्तव्य बनेगा कि उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है, उसे आपको एनकैश करना है उसके अकाउंट में, बिकॉज दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच कम इनसाइड द एक्ट। ये उस अधिनियम के नियम कायदे कानून है, किसके? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के। और सेक्शन कौन सा यहां लगेगा? सेक्शन 123। वन थिंग स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट यू गाइस, आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं हमारे बिजनेस लॉ यानी कि व्यवसायिक संनियम के सब्जेक्ट में, अधिनियम आपको पूरी तरीके से याद रखना है, और साथ ही साथ सेक्शंस। ये जो सब्जेक्ट है इसमें बिना सेक्शंस के, इफ यू थिंक दैट यू विल बी वेरी इजीली स्कोरिंग गुड मार्क्स और यू कैन इजीली elaborate that particular topic, किसी भी टॉपिक को आप बहुत डिटेलिज्म में लिख सकते हैं विदाउट मेंशनिंग द सेक्शन। धारे का आपने नहीं लिखा उसमें और डिटेल लिख दिया, अब आपने पूरा डिटेलिज्म इसका दिया लेकिन सेक्शन नहीं लिखा है, ठीक है? सो मार्क्स का डिडक्शन वहां बहुत इजीली हो जाता है। तो आपको इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना है, सेक्शन को भी याद रखना है। द मोर यू रीड मोर यू लर्न, ठीक है? जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा रेगुलर बेसिस पर, ठीक है? सो काइंडली नोट इट डाउन, प्रिपेयर योर नोट्स, स्टडी द सेम फ्रॉम द बुक। Thank you.